Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 3 मई 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ब्रिस्टल बे को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है अटल इनोवेशन मिशन को हमने किसके अंडर में सेटअप किया है। ऑप्शन ए बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी बोलता है नीति आयोग, या फिर ऑप्शन डी बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता या फिर उसको फोर्सफुली नहीं किया जा सकता कि भाई आप जाके वैक्सीन को लगवाओ। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है। इनफैक्ट जस्टिस एल नागेश्वरा राव जी ने यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करी हैं। यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है आर्टिकल 21 का। तो आप लोग को मालूम होगा हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जहाँ पर आर्टिकल 21 भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, ये हम सबको पता है। लेकिन इसी आर्टिकल से एक और यहाँ पे राइट निकल कर आता है। वो राइट क्या है, अ पर्सन हैज़ द राइट अंडर आर्टिकल 21 टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट। मतलब उसके पास ये भी राइट है कि वो किसी भी ट्रीटमेंट को मना कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का पर्पज़ यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती या फिर फोर्सफुली वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता अगर वो मना कर रहा है उस ट्रीटमेंट को, तो क्योंकि ये उसके पास राइट है जो कि आर्टिकल 21 यहाँ पर बोलता है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी डिटेलिंग है नहीं। उसके बाद आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की गई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई है हमारे देश में, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें पिछले महीने से। तो ये डेटा दिया है पीएमआई ने, और इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ ये पीएमआई क्या है, तो यह है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिन्होंने ये डेटा मेंशन किया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अगर हम लोग पिछले महीने का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें तो मार्च के मंथ में लगभग 54 रीडिंग तक ये मैन्युफैक्चरिंग पहुंची थी। और अब की बार अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ की बात करें, अप्रैल के मंथ की, तो यहाँ पर ये 54.7% तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। सॉरी, ये रीडिंग है 54.7 रीडिंग तक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पहुँची है। तो मतलब स्लाइटली एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में। ठीक है, तो स्लाइटली यहाँ पर ये एक्सेलरेट हुआ है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। अप्रैल के महीने में मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई है, ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। तो यहाँ पर भी और भी कोई डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो आज छोटे छोटे आर्टिकल है फ्रंट पेज पर, ज़्यादा कोई खास चीज़ें नहीं है, बट डिस्कशन ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के अंदर न्यूज़पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे एडिटोरियल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज पब्लिश हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो दबा देना। एक सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके सपोर्ट अपना दिखा सकते हो। उसके बाद फ्रंट पेज पर बात करें तो एक और छोटा सा आर्टिकल आपको बगल में ये देखने को मिल जाएगा।
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि जो नदर्न एरिया आपको देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी कम पड़ सकती है। अब आप कहोगे अभी तो रिसेंटली हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि हीट वेव देखने को मिल रहा है, हीट वेव्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, इनफैक्ट 4 वेव तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। हाँ, ऐसा तो है, लेकिन यहाँ पे मंडे में यानी कि कल के दिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि हमारा मौसम विभाग है, ये यहाँ पर ये बोलता है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बारिश हो सकती है, और बारिश की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और उस बारिश की वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हम देख पाएंगे नदर्न वेस्ट में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर, और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है, जिसके बेसिस पर बोला गया कि हाँ, जो ये गर्मी है थोड़ी सी कम हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन अभी किया जा रहा है IMD की साइड से। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना अगले पेज पर आता है एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आर्टिकल ऑफ द डे। यहाँ पे इस आर्टिकल को लेकर काफ़ी डिटेल डिस्कशन करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करूँगा इस आर्टिकल के अंदर, क्योंकि हम लोग चलेंगे अब नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट के अंदर। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, प्लस क्या डिस्प्यूट रहे, प्लस यहाँ पे किस किस प्रकार से अकॉर्ड साइन करे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पीस एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मतलब ओवरऑल आपको नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। यहाँ पे फिलहाल आर्टिकल चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर बताया कि जो आज के टाइम पर नागालैंड के अंदर हम लोगों ने देखा है इंसर्जेंसी वगैरह, बहुत ज़्यादा विद्रोह वगैरह हुआ है 2020 के अंदर में, तो उसके लिए 44% जो रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पर नागालैंड का NSCN ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसने यहाँ पर ये सारा विद्रोह किया है। तो बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर नागालैंड के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर नागालैंड आपको देखने को मिलेगा। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में आपको वायलेंस देखने को मिल जाता है ना, इंसर्जेंसी आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो उसी चीज़ के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है। यहाँ पे बताया गया एक ग्रुप है NSCN IM करके, ये आप लोग देख पाओगे, पूरा नाम है इसाक मुवा फैक्शन ऑफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इंग्लैंड। ये यहाँ पर, सॉरी इंग्लैंड बोल रहा हूँ, नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे नागालैंड के अंदर ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। पहले तो एक ग्रुप था NSCN नाम का, फिर बाद में ये ग्रुप बट गया था, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स इसके अंदर से निकल कर आ गए थे। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलता यह है कि साल 2020 के अंदर जितने भी विद्रोह नागालैंड के अंदर देखने को मिले हैं, उसमें से 44% तक जो इंसर्जेंसी है उसका जो जिम्मेदार है वो आपको NSCN ही ग्रुप देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि हमने इन ग्रुप के साथ में काफ़ी डिस्कशन करने की कोशिश की है। हम लोगों ने यहाँ पर पीस एग्रीमेंट करने की कोशिश करी है। इनफैक्ट हमने यहाँ पर सीज़ फायर एग्रीमेंट किया भी है, क्योंकि देखो ओवरऑल बात करें तो ये अलग अलग ग्रुप खड़े हुए हैं नागालैंड के अंदर, जिनकी मांग ये रहती है कि हमें नागालैंड एक अलग से एरिया चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट इन्हीं में से एक ग्रुप आता है जो कि बोलता है कि हमें ग्रेटर नागालैंड चाहिए, हमें नागालैंड अलग से हिस्सा निकाल के दे दो। नागालैंड के साथ साथ हमारे जो नागालैंड के आसपास के स्टेट्स हैं उनका भी कुछ हिस्सा चाहिए, प्लस म्यांमार का भी कुछ हिस्सा चाहिए। इस प्रकार की मांग रहती है नागालैंड के अंदर में, मतलब कि हमें अलग हिस्सा दे दो कंट्री से, ठीक है। ये यहाँ पर नागालैंड के अंदर मांग रहती है। तो इसी चीज़ को शांत करने के लिए पहले काफ़ी सारे सीज़ फायर एग्रीमेंट यहाँ पे हमारी सरकार ने साइन किया। इनफैक्ट 2015 के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था इस ग्रुप के साथ में, ये यहाँ पे बोला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सोल्यूशन निकल आकर आया था, प्लस अलग अलग ग्रुप के साथ में हमने इसी प्रकार से ये सोल्यूशन को देखते हुए सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया कि भाई यहाँ पर आपको हम लोग काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देंगे और ये जो विद्रोह वगैरह इसको बंद किया जाए, ठीक है। इसको लेकर काफ़ी अच्छे से काम चला है, बहुत लंबे समय पहले से ही हम लोग यहाँ पर ये सीज़ फायर एग्रीमेंट करते हुए आ रहे हैं। इंडिया ने यहाँ पर एक फॉर्मल सीज़ फायर एग्रीमेंट कर लिया था NSCN IM ग्रुप के साथ में 1997 में, जो ग्रुप यहाँ पे जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा विद्रोह का नागालैंड के अंदर में, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एक टाइम ऐसा था कि ये NSCN अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था। NSCN जिसकी फुल फॉर्म मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बता दी है। ये NSCN आया था 1980 में, लेकिन ये NSCN ग्रुप एक अपने आप में बड़ा ग्रुप हुआ करता था, बाद में टूट गया छोटे छोटे ग्रुप के अंदर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 1975 के अंदर शिलोंग अकॉर्ड को यहाँ पे साइन किया गया, और इसकी फेलियर की वजह से, सॉरी यहाँ पर शिलोंग अकॉर्ड के फेलियर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रुप है NSCN वाला, ये अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में टूट जाता है। तो NSCN के बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, NSCN IM, NSCN K, NSCN NK, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर बनकर आ जाते हैं, ठीक है।
तो आज के टाइम पर क्या है, इन्हीं ग्रुप्स के साथ में यहाँ पर शांति बनाई गई है, सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया है। और आपको पता होगा रिसेंटली मैंने आपके साथ एक आर्टिकल और कवर किया गया था कि जो नागालैंड के साथ सीज फायर एग्रीमेंट है उसको हमने 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, इनमें से एक ग्रुप है NSCN-K वाला, जिसकी मांग ये है कि हम लोग को ग्रेटर नागालैंड चाहिए, कुछ हिस्सा हम लोग को यहाँ पर चाहिए म्यांमार का भी, और भी कुछ हिस्से आसपास के स्टेट के चाहिए, उसके बाद नागालैंड को अलग से करके हम लोग को दे दिया जाए। ठीक है, यह हम लोग देख पाते हैं। तो लगातार हम लोग यहाँ पे इंसर्जेंसी को काउंटर करते हुए आए हैं, हमारी सरकार काउंटर करती हुई आई है, और काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है, बहुत सारे हथियार यहाँ पर जब्त करे गए, उनको रिकवर किया गया है, ये यहाँ पे बोला गया। तो पहले के कंपैरिजन में बात करें तो अब यहाँ पे जो इंसर्जेंसी वगैरह है वो बहुत कम हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, खासकर नागालैंड वाले पोर्शन के अंदर जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद ये नागालैंड के बारे में चर्चा हो गई। नागालैंड के बाद यहाँ पर चर्चा की गई है मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के बारे में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया 2020 का डेटा अगर हम लोग देखें तो जो इंसर्जेंसी रिलेटेड जो भी यहाँ पर वायलेंस, जो भी हिंसा हो रही थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, वो डिक्लाइन हुई है, यानी कम हुई है। 42% से अरुणाचल प्रदेश में कम हुई, 12% से असम में कम हुई, 23% से मणिपुर में कम हुई, और 45% से नागालैंड के अंदर कम होती हुई नजर आई है। तो मतलब ओवरऑल जो भी विद्रोह चल रहा था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। ये यहाँ पर नागालैंड को लेकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, चलो मैं आपको पहले उस वाले टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूँ। बाकी हाँ, एक चीज़ और, नागालैंड के कुछ और हिस्ट्री वगैरह के मेरे बारे में जानना है, कैसे कैसे यहाँ पे ग्रुप्स बना और कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें एस्टेब्लिश हुई, तो वो सारी मैंने यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी हैं कि नागालैंड के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसका इतिहास क्या रहा है। स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने असम को कब्जा लिया था 1826 के अंदर में। फिर उसके बाद 1881 में जो नागा हिल्स है वो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनता है। फिर 1946 के अंदर में जो नागा नेशनल काउंसिल है इसको बनाया जाता है एक लीडर के अंडर में, जिसका नाम है अंगामी जापू पिज़ो करके नाम ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे नागालैंड को एक ये जो व्यक्ति है नागालैंड को डिक्लेयर कर देता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट। और ध्यान रखना कौन सी तारीख को, 14 अगस्त 1947 को। तो हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन एक दिन पहले यहाँ पर ये अपनी आज़ादी बोल देते हैं कि हाँ हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार हमारी रोकती है, भाई अभी थम जाओ, अभी रुक जाओ यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को लेकर ये चर्चा की जाती है। देन उसके बाद मार्च 22 1952 की बात करें तो फिज़ो ने यहाँ पे एक तरीके से एक नागा फेडरेशन गवर्नमेंट को बनाया, नागा फेडरल आर्मी को बनाया। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें डेवलप हो रही थी, नागालैंड को पूरी अलग से यहाँ पर ये एरिया मानते हुए चल रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे आर्मी को भेजा इस नागालैंड के अंदर में, ताकि जो भी विद्रोह चल रहा है, जो भी अलग से मांग करने को यहाँ पे बातचीत चल रही है, उससे डील किया जा सके। और फिर फाइनली 1958 में अफ्स्पा एक्ट को लेकर आते हैं। आपको पता होगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके बेसिस पर ये जो फोर्सेस हैं इनको एक्स्ट्रा पावर्स दे दी जाती हैं ताकि वहाँ पे इंसर्जेंसी से टैकल किया जा सके। फिर उसके बाद जो ये नागा हिल है, ये आपको यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा असम का, इसको अपग्रेड कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक मतलब अपग्रेड कर दिया जाता है नागालैंड स्टेट के अंदर 1963 के अंदर में। फिर 11 नवंबर 1975 के अंदर सरकार को यहाँ पर एक तरीके से चांस मिलता है कि हम लोग क्या कर सकें, इन लीडर्स के साथ में एक अकॉर्ड कर सकें, एक अकॉर्ड को साइन कर सकें। और इसके बेसिस पर जो भी यहाँ पर मांग चल रही है अलग से, वो सारी मांग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और जो भी ग्रुप यहाँ पे मांग कर रहे हैं वो अपने हथियार को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, बेसिकली वो मांग ये नहीं करेंगे अलग से ग्रुप की। तो ये सारे यहाँ पर अग्रीमेंट हुए थे। तो इसको काफ़ी सारे लोगों ने माना और काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ पर नहीं माने। तो NSCN ग्रुप जो है इसी वजह से टूट गया अलग अलग ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया NSCN स्प्लिट हो गया IMK के अंदर, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। और NSCN IM की मांग है ग्रेटर नागालैंड की, वो मैं आपको बता दिया। ग्रेटर नागालैंड के अंदर ये लोग मांगते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उसके बाद यहाँ पे म्यांमार का कुछ हिस्सा भी इनकी मांग है कि हम लोग को ये एरिया अलग के से दे दिया जाए। क्लियर हुआ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के ऊपर। यहाँ पर ग्रेटर नागालैंड क्या है वो ये है। ठीक है, इसको आप लोग मैप के थ्रू भी दे सकते हो, मैप के थ्रू देखे हुए तो यहाँ पर अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पर आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। नागालैंड के अंदर ही यहाँ पर जैसे कि ये नागालैंड है, तो ये लोग कुछ हिस्सा मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार का मांग रहे हैं और सोच रहे हैं यहाँ पर कि ये हिस्सा हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आपको पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। करेंट टाइम पर जो पोजीशन आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर नागालैंड है, इधर मणिपुर, इधर मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। ठीक है, ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फिर नागा सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में आपको बताया।
हमारा टारगेट यहाँ पर यह है कि नागालैंड के अंदर या फिर जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर इंसर्जेंसी को कम किया जा सके। इंसर्जेंसी को कम करते करते हमने काफ़ी सारे अग्रीमेंट किए हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि नागालैंड के साथ में हमने सीज़ फायर अग्रीमेंट किया इस मुद्दे को ठंडा करने के लिए। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर काफ़ी सारी जगह के अंदर मांग अलग अलग जगह से उठी है। बात करते हैं असम की, तो असम से यहाँ पर मांग उठी है खासकर कार्बी एंगलोंग वाले रीजन को लेकर। मान लो ये असम का मैप है, तो असम के मैप में आपको ये येलो कलर के दो पोर्शंस देखने को मिलेंगे, कार्बी एंगलोंग वाला, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट के नाम से आप लोग देख पाओगे। तो ये कार्बी एंगलोंग है। तो इस एरिया को अलग करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही थी, ठीक है। तो इस एरिया को हमें अलग से एरिया ये चाहिए, इंडिपेंडेंट एरिया चाहिए, इसके बारे में काफ़ी यहाँ पर चर्चा हुआ। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे सरकार ने फिर यहाँ पे मामला सुलझाया और कार्बी एंगलोंग अग्रीमेंट किया 2021 के अंदर में, जहाँ पर ये एक ट्राइपरटाइट अग्रीमेंट कहलाया। ट्राइपरटाइट अग्रीमेंट मतलब यहाँ पर 3 लोगों के बीच में। यहाँ पे क्या था, जो 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो कि यहाँ पे असम के अंदर विद्रोह कर रहे थे, वो उन ग्रुप्स को बैठाया गया। हमारी केंद्र सरकार बैठी और साथ ही साथ यहाँ पे असम की स्टेट गवर्नमेंट बैठी और इनके बैठने के बाद यहाँ पे डिस्कशन करने के बाद में एक अग्रीमेंट कर लिया था ये। उसके बाद ये तो हुई बात असम की। असम के साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे ब्रू अकॉर्ड भी होता है। ब्रू अकॉर्ड क्या है, तो आज के टाइम पर जो ब्रू ट्राइब्स आपको देखने को मिलती है, इन ब्रू ट्राइब को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। इनफैक्ट इन ब्रू ट्राइब को लेकर काफ़ी सारी सिचुएशन ख़राब हुई है इस वाले रीजन के अंदर में। तो क्या हुआ, एट द लास्ट इन ब्रू ट्राइब को सेटल किया गया त्रिपुरा के अंदर में। इनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह बनाए गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर एक ब्रू अकॉर्ड किया गया था 2020 के अंदर में। तो ब्रू अकॉर्ड के अंदर हमने लगभग 6959 ब्रू फैमिलीज़ को त्रिपुरा के अंदर सेटल किया है, कुछ फाइनेंशियल पैकेज दिया और यहाँ पे मामला थोड़ा सा यहाँ पे सुलझाया, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद ये ब्रू अकॉर्ड को लेकर हमने मामला सुलझाया नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर। फिर उसके बाद एक और मुद्दा उठता है असम के अंदर में ही। असम के अंदर बोडोलैंड की मांग की जाती है। बोडोलैंड मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये जो 4 एरिया, 4 छोटे छोटे रीजन आपको देखने को मिलते हैं असम के अंदर, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुरी। तो इस वाले पूरे रीजन की मांग होती है। अलग से यहाँ पर एक टेरिटोरियल रीजन चाहिए होता है, बोडोलैंड अलग से चाहिए होता है। यहाँ पर इस प्रकार की मांग देखने को मिलेगी। तो इस बोडोलैंड की मांग को रोकने के लिए यहाँ पर फिर से एक और अग्रीमेंट होता है, बोडो पीस अकॉर्ड, ठीक है। बोडो पीस अकॉर्ड यहाँ पर 2020 के अंदर किया जाता है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 2020 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ असम है, प्लस यहाँ पे बोडो ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सब मिलकर एक अग्रीमेंट को साइन करते हैं। और इस अग्रीमेंट के बेसिस पर यहाँ पे इनको जो हमारी सरकार है वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देती है कि यहाँ पर अपने हिसाब से लोग काम कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अकॉर्ड हुआ। फिर उसके बाद नागालैंड के साथ यहाँ पर अलग अलग हमने सीज़ फायर अग्रीमेंट साइन कर रखा है, वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सब कुछ नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से के बारे में चर्चा की जा रही है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। एक 360 डिग्री के अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल कवर किया गया कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हर साल मेंस में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। चलते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग को डेली बेसिस पर यहाँ पर एक मेंस आंसर राइटिंग भी मिलती है। तो डेली का मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा जब एडिटोरियल के डिस्कशन पर आऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे लिखना है क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस यहाँ पे लिखकर कहाँ पे आंसर पोस्ट करना है वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद इसके नीचे ही एक और छोटा सा आर्टिकल आप देख पाओगे। बात की गई है दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ पर सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पूरे दुनिया भर के अंदर में, ऐसा एक रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट को यहाँ पर किसने दिया, ट्रैवल डेटा, ये जो ट्रैवल डेटा प्रोवाइडर है इन्होंने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी है। टॉप नंबर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद में सेकंड नंबर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली के अंदर में, ये सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुनिया भर के अंदर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको आप कह सकते हो रश वगैरह देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो ये आर्टिकल जो है वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आप लोग याद रखो, लेकिन वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये डेफिनेटली हो सकता है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। यहाँ पे हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे कैटरेक्ट के बारे में चर्चा की गई है, जो मोतियाबिंद होता है उसके बारे में। आज के टाइम पर बहुत सारी सर्जरीज पेंडिंग पड़ी हैं। और इधर यहाँ पर इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। तो आपका इंडिया नेपाल के रिलेशंस का पूरा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर निपट जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट उससे पहले यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया हमारी सरकार के थ्रू, बोला ये गया कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर कैटरेक्ट सर्जरीज यहाँ पर पेंडिंग पड़ी है। कैटरेक्ट सर्जरीज यानी कि जो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है, आँख में यहाँ पे मोतियाबिंद हो जाता है ना आँखों के अंदर में, है ना, जिसकी वजह से देखने में काफ़ी परेशानी होती है। वो फिर उसके बाद यहाँ पर आई के अंदर जो ब्लाइंडनेस है वो क्रिएट होने लगती है कुछ टाइम बाद में।
तो उसको लेकर सर्जरीज़ की जाती हैं। कैटरेक्ट यहाँ पे ठीक होता है सर्जरी से। अब बात करें वो सर्जरी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई कितनी कितनी सर्जरीज यहाँ पे पेंडिंग पड़ी है। करेंटली बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 49 लाख सर्जरी की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगी अगर हमें बैकलॉग ख़त्म करना है तो, क्योंकि अभी बहुत सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारी सर्जरीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। इनफैक्ट ये जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, कहीं पर डेटा 53.63 लाख का है, 61.58 लाख सर्जरीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब ये आपको डेटा याद नहीं करना है, बस खाली इतना ध्यान रखना कि भाई यहाँ 1 करोड़ से ऊपर जो कैटरेक्ट सर्जरीज है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब ये पेंडिंग क्यों पड़ी हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल सिनेरियो हमारा वो थोड़ा सा डाउन पहुँचा। कब? कोविड-19 के टाइम पर। पेंडेमिक की वजह से हम लोगों ने देखा पिछले 2 साल के अंदर हालात थोड़े से ख़राब हुए। अब लोग यहाँ पर पहली बात वायरस से बच रहे थे, तो वो कैटरेक्ट सर्जरीज यहाँ पर नहीं करवा पाए। तो ये 2 साल में ये जो बैकलॉग है ये काफ़ी बढ़ चुका है ऑलरेडी, ऐसा यहाँ पे बताया गया। प्लस ये भी बताया गया आगे आने वाले साल में 2022 से 23 में हम लोग को बहुत सारी सर्जरीज़ करनी है। 2023 से 24 में यहाँ पर लाखों के अंदर यहाँ पे हमें सर्जरीज़ करनी है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद बताया गया लगभग 93 लाख कैटरेक्ट सर्जरीज़ को किया गया है 2020 से और 2022 के बीच में। तो काफ़ी सारी सर्जरीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और काफ़ी सारी सर्जरीज़ आज के टाइम पर पेंडिंग पड़ी हैं। तो आपको होगा इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आया जिसको हम लोग एग्ज़ाम यूज़ कर सकें, बिल्कुल। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर देखते हो इस आर्टिकल के अंदर एक चीज़ के ऊपर बार बार फोकस किया जा रहा है, वो है कैटरेक्ट, है ना। तो कैटरेक्ट एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम निकल रही है, क्योंकि बहुत सारे सर्जरीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बहुत सारे केसेस निकल कर आते हैं। तो कैटरेक्ट है क्या, इसको हम लोग ओवरऑल समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, हिंदी में एक बार और बोल देता हूँ, मोतियाबिंद जो हो जाते हैं आँखों में, उसी को हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक मेजर फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस है, यहाँ पर आँखों की रोशनी तक जा सकती है, चली भी जाती है इस कैटरेक्ट के अंदर में। ये कब होता है? जब जो स्ट्रक्चर है आँखों के अंदर क्रिस्टलिन प्रोटीन का, वो यहाँ पर क्या होता है आप कह सकते हो, जो देखो आँखों के अंदर ना एक क्रिस्टलिन प्रोटीन मिलता है। ह्यूमन आइज़ के अंदर में क्रिस्टलिन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बिगड़ने लगता है। अब वो बिगड़ने लगता है, उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये मोतियाबिंद होता है। तो बेसिकली कैटरेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वेश्चन बन सकता है, क्रिस्टलिन प्रोटीन से ये रिलेटेड है। अब ये जब बिगड़ता है तो इससे यहाँ पे काफ़ी सारा डैमेज होता है इस प्रोटीन को, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है फिर उसकी वजह से जो ब्लू और ब्राउन कलर की लेयर है वो आँख के अंदर बनने लगती है, जो कि डायरेक्टली लेंस की ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करती है, यानी कि आँखों की लेंस को अफेक्ट करेगी, जिससे कि यहाँ पर देखना बंद होने लगेगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हमें बताया गया जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की एज बढ़ती है और उसी के हिसाब से भी यहाँ पर हम देख पाते हैं कैटरेक्ट वाली सिचुएशन जनरेट हो जाती है। ये जो लेंस प्रोटीन है क्रिस्टलिन, ये यहाँ पर इकट्ठा होता है, प्लस यहाँ पर आई लेंस को ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे देखने में परेशानी होने लगती है और ये मोतियाबिंद हो जाता है। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ये कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद वाली सिचुएशन भी देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों के अंदर। अक्सर लोगों के अंदर यहाँ पर एज बढ़ने से हुए हम लोग देख पाते हैं कैटरेक्ट डेवलप होता है। क्लियर हुआ? बाकी इसको प्रिवेंट करने के लिए एक सर्जरी होती है, मैंने आपको बताया। प्लस यहाँ पे अगर बिल्कुल ठीक करना है तो आपको अर्ली स्टेज में यानी कि शुरुआती स्टेज में यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, इंतज़ार ज़्यादा करना नहीं है अगर यहाँ पर ये कैटरेक्ट होता है तो। बाकी एक क्वेश्चन दिमाग में और आएगा, आखिरकार इतने सारे केस हैं कैटरेक्ट के, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण है एजिंग। एजिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोगों की जब उम्र बढ़ती है तो ये कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट के केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग बताया गया 40 की उम्र में ये जो नॉर्मल प्रोटीन है लेंस के अंदर वो यहाँ पर टूटने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो लेंस है वो क्लाउडी सा होने लगता है और उसके बाद ये कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के अंदर जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी कैटरेक्ट डेवलप होता है। अब डायबिटीज़ के केसेस तो बहुत सारे इंडिया के अंदर में, बहुत सारे डायबिटीज़ के यहाँ पर मतलब आपको मरीज़ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कैटरेक्ट ये डेवलप हो जाता है। उसके बाद मान लो कोई आँख के अंदर इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई या आई सर्जरी करवाई है तो इसकी वजह से भी एक कैटरेक्ट हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक आप यहाँ पे धूप के अंदर रह गए, जिसकी वजह से जो ये डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो यहाँ पर आँखों के अंदर इफेक्ट पहुँचा देती हैं। उसके साथ साथ यहाँ भी बताया, या फिर आप कुछ यहाँ पर मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, जैसे एक मेडिसिन का नाम लिया गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये यहाँ पर कुछ मेडिसिन हैं, ये कुछ मेडिकेशन है जिसकी वजह से भी यहाँ पे कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। फिर एक स्टडी आती है, उस स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें तो वेमेन के अंदर सबसे ज़्यादा ये कैटरेक्ट आपको देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द मैन। तो वेमेन के अंदर 69% ज़्यादा कैटरेक्ट पाया जाता है, ऐसा बताया गया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण यहाँ पर एक बताया गया जेंडर डिस्पैरिटी, यानी अगर हम लोग बात करें
ट्रेडिशनली क्या होता था, बहुत पहले की बात यहाँ पर बताई जा रही है, वो यह है कि वेमेन के पास में प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी। अगर यहाँ पर कैटरेक्ट है भी तो कैटरेक्ट सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, उस सर्जरी के बाद ही यहाँ पे वो सही हो पाएगा। अब क्या होता है, वो जो सर्जरी है वो करवा नहीं पाती हैं। सर्जरी करवाने के लिए यहाँ पर गांव से बाहर जाना पड़ेगा, है ना। अब क्या होता है, उस सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, जेंडर डिस्पैरिटी की वजह से, मेल फीमेल के बीच में यहाँ पर एक डिफरेंस की वजह से वो गांव से निकल पाती नहीं है और उनकी आई सर्जरी हो नहीं पाती है। तो ये केसेस वेमेन के अंदर ज़्यादातर डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सरकार का इंटरवेंशन क्या है इस कैटरेक्ट को लेकर, सरकार यहाँ पर क्या स्टेप उठा रही है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बताया गया नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट, ये इसका पूरा नाम है। इसको लॉन्च किया गया था 1976 में, जो कि यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार के थ्रू चलाई जाने वाली स्कीम है, जिसका मेजर मकसद यहाँ पे ये था कि हमें 2020 तक 0.3% से ब्लाइंडनेस को कम करना है, यानी कि ये जो ब्लाइंडनेस है इसको घटा देना है। इसका फोकस यही था कि बिल्कुल हम लोग एक बहुत तगड़ी आई केयर सर्विस देंगे, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई सोच अच्छी थी लेकिन लागू नहीं कर पाए, और आज तक यहाँ पर इसको लागू करने में बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल कवर हो चुका है। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कैटरेक्ट वगैरह क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्चुअल डेटा को कवर कर लिया। उसके बाद बगल में आता है ये वाला आर्टिकल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा कवर करेंगे डिटेल से। यहाँ पर आपको मैं इंडिया नेपाल के रिलेशंस को बताऊंगा, जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि पिछले महीने भी आपको पता होगा, अभी कुछ दिन हुए हैं नेपाल के पीएम भारत के विजिट पर आए थे, तो उस समय भी चर्चा में था ना, ये फिर से चर्चा में आ चुका है। अब ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नेपाल विजिट करेंगे बुद्ध पूर्णिमा पर। अब ये बुद्ध पूर्णिमा आपको 16 मई को देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बुद्ध जी की बर्थ एनिवर्सरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पीएम प्लान कर रहे हैं कि लुम्बिनी जाएंगे, क्योंकि नेपाल के अंदर जो लुम्बिनी है वहीं पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और लुम्बिनी जो ये जगह है ये बुद्धा का बर्थ प्लेस है, इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के थ्रू यहाँ पर रिकग्निशन मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि हाँ पीएम हमारे जाएंगे, और साथ साथ यहाँ पर मेंशन ये भी किया जा रहा है कि नेपाल के पीएम भी आएंगे वहाँ पर। और ये जो पूरा का पूरा मतलब सीन चलेगा, जो भी यहाँ पर इवेंट चलेगा वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पीएम कुछ घंटों के लिए रखेंगे, कोई भी बायलैटरल डिस्कशन वगैरह नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर कोई भी मतलब डिटेल विजिट नहीं हो रही है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रुकेंगे, उसके बाद यहाँ पर वापस से आ जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर पीएम अभी और भी जगह पर विजिट करेंगे, करेंटली अभी यूरोप के विजिट पर हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर और भी जापान विजिट करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्वाड की समिट होने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो अभी नेपाल की विजिट भी करनी है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नेपाल के अंदर स्पेंड नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे बताया कि जो हमारे पीएम है इनकी ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नेपाल में, क्योंकि यहाँ पर ये बर्थ एनिवर्सरी है गौतम बुद्ध की। बताया ये जाता है कि जो गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है ये आपको वहीं पर मानी लुम्बिनी के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था माया देवी टेम्पल के अंदर में लगभग 2500 साल पहले, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसा आप लोग इस वाले पैरा के अंदर देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी विजिट करी है, आप लोग देख पाओगे ये जो विजिट है, ये जो पिक्चर है, ये जब हमारे पीएम ने पशुपतिनाथ टेम्पल को विजिट किया था नेपाल में मई 2018 के अंदर में, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर। ये तो हुआ करंट इवेंट की, हाँ करंट बेसिस पर क्या क्या चर्चा की जा रही है ये हुआ। अब चलते हैं हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन के ऊपर, डिस्कस करते हैं आखिरकार भारत और नेपाल के रिलेशंस किस प्रकार से आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली नेपाल के पीएम ने विजिट किया था इंडिया को, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। नेपाल का मैप देखोगे तो यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, ये ऊपर नेपाल है, ठीक है। इस मैप को थोड़ा जूम करके देखोगे तो इस प्रकार से ये नेपाल का मैप नज़र आ जाएगा। नेपाल के इस वाले साइड में मतलब 3 जो बॉर्डर हैं इसके, इधर से इंडिया का साइड देखने को मिलता है, तो 3 बॉर्डर जो एरिया है वो यहाँ पर इंडिया के साथ में शेयर होता है। बाकी एक साइड का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर चाइना की साइड से शेयर होता है। इस बॉर्डर को मैं क्यों बता रहा हूँ आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब इस विजिट के दौरान जब अभी रिसेंटली नेपाल के पीएम आए थे इंडिया के अंदर में, काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया था इस विजिट के अंदर में, ठीक है। काफ़ी कुछ नया डेवलपमेंट करने के बारे में चर्चा की गई है, कॉरिडोर्स बनाने के बारे में चर्चा की गई, वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। तो नेपाल इंडिया के रिलेशंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल टाइज को, आखिरकार बैकग्राउंड क्या है। देखो नेपाल हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट कंट्री, एक इम्पॉर्टेंट पड़ोसी देश रहा है हमारा।
उसके बाद नेपाल के साथ में हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक जो टाइज़ हैं वो काफ़ी लंबे समय पहले से हैं, ठीक है। 100 साल पुराने से टाइज़ बहुत इम्प्रूवमेंट में चल रहे हैं। इंडिया नेपाल बहुत सारे टाइज़ शेयर करते हैं, बहुत सारे रिलेशंस को शेयर करते हैं हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से, मैंने आपको बताया। इनफैक्ट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुद्धा जी का जो बर्थ प्लेस है वो खुद यहाँ पर लुम्बिनी में देखने को मिलेगा, जो कि करेंट टाइम पे नेपाल के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद करेंट टाइम पे बात करें, नेपाल इंडिया का रिलेशंस कुछ इतना गहरा है कि इसको रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता है। रोटी बेटी का रिश्ता मतलब यहाँ पर यह है कि नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी सारी मैरिजेस यानी कि शादियाँ, फैमिली टाइज़ वगैरह और बहुत सारे क्लोज बॉन्ड्स भी हम लोग देख पाते हैं। प्लस इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप होती है 1950 के अंदर में, जिसके बाद जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा डेवलप होते हुए चले जाते हैं। देन उसके बाद बात करें व्यापार के मामले में, तो इंडिया जो है नेपाल का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नेपाल के अंदर करते हैं और रेगुलर बेसिस पर कर भी रहे हैं। फिर बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, जैसे मैंने आपको बताया। इस नेपाल के जो 3 साइड के बॉर्डर हैं वो यहाँ पे इंडिया की साइड में शेयर होते हैं और एक साइड का बॉर्डर चाइना की साइड में शेयर होता है। तो यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री ये नज़र आती है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि देखो नेपाल से जो रिलेशंस हैं वो हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव करें, प्लस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के ऊपर रेगुलर बेसिस पर फोकस किया जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया नेपाल के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया गया था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बनाया जाएगा जो कि काठमांडू को कनेक्ट करेगा भारत के रक्सौल से। काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है और भारत के रक्सौल से इसको कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर हुआ। ये यहाँ पर फोकस किया गया कनेक्टिविटी के बेसिस पर। उसके बाद मैंने आप लोग को यहाँ पर ये मैप दिखाई दिया है। अब बात करें डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में, तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आपको मैं चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जब भी आप लोग किसी कंट्री के रिलेशन को कवर कर रहे हो तो डिफेंस कोऑपरेशन ज़रूर कवर करा करो कि मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अभ्यास वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह उन कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के अंदर गोरखा रेजिमेंट है, जो गोरखा यूनिट आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाता है नेपाल से, ये आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो इंडिया है वो नेपाल के साथ में 2011 से हर साल एक मिलिट्री अभ्यास करता है जिसका नाम है सूर्य किरण, ये भी आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये तो हुई बात रिलेशंस के बारे में। तो आपको अगर रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं, हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब कहाँ पर हैं, क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इशू आता है चाइना का इंटरवेंशन, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है। प्लस आप देख पाओगे जैसे हालात श्रीलंका के हैं, मतलब जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। चाहे बांग्लादेश, यहाँ पे भी चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत है, म्यांमार के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे नेपाल के ऊपर भी चाइना ने पूरी तरह से फोकस किया है ना। तो चाइना के साथ में नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह और लोन वगैरह चाइना नेपाल को दे चुका है और नेपाल को यहाँ पर एक की पार्टनर की तरह माना गया है। ठीक है, मतलब चाइना बोलता है कि नेपाल को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर मानेंगे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव क्या है तो आपको पता होगा, चाइना का ये जो BRI प्रोजेक्ट है इसमें मेजर फोकस ये है कि हम लोग दुनिया भर की कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सकें लैंड के माध्यम से और सी के माध्यम से। तो उसी के अंदर यहाँ पर नेपाल को भी इंक्लूड करने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये जो इशू है ये 2019 में बहुत तेज़ी से उठता है नेपाल और भारत के बीच में। जैसे आपको पता होगा हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान और चाइना के साथ में रहता है ना, कि चाइना ने अक्साई चीन वाला रीजन को कब्जा रखा है, पाकिस्तान ने POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन को कब्जा रखा है। उसी प्रकार से नेपाल के साथ में एक बॉर्डर डिस्प्यूट उठता हुआ नज़र आया। वो बॉर्डर डिस्प्यूट 3 जगह को लेकर था। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। यहाँ पे ये जो मैप है ये 2019 में नेपाल ने अपना मैप लॉन्च किया, नेपाली वर्जन के अंदर नेपाल ने क्या किया ये आप लोग देख पाओगे। ये जो हिस्सा है जिसको मैंने ड्रॉ किया है और फिर उसके अंदर यहाँ पर मैंने कलर भर दिया है, ये जो हिस्सा है ये तो बेसिकली इंडिया का पार्ट है, लेकिन इस वाले हिस्से को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा ये इसने बोला कि नेपाल का ये रीजन है। वैसे जो ओरिजिनल मैप है, ये ओरिजिनल वर्जन जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें जो ये वाला हिस्सा है ना, नेपाल ने अपने मैप में दिखाया, जैसा आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे। हालांकि ओरिजिनल वर्जन ये वाला आपको देखने को मिलता है।
तो ये बेसिकली यहाँ पर बॉर्डर को लेकर दोनों कंट्रीज़ में डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं। अब इन्हीं कंट्रीज़ के रिलेशन के बेसिस पर यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा कि देखो, कम्युनिटी जो कि अक्सर न्यूज़ में रहती है, ये कम्युनिटी के नाम दिए गए और उस कंट्री का मतलब किस कंट्री से लिंक देखने को मिलता है, उस कम्युनिटी का कौन सा पेयर करेक्टली मैच होता है। तो सबसे पहले कम्युनिटी कुर्द है, दूसरा यहाँ पे बांग्लादेश नाम दिया गया, तो कुर्द कम्युनिटी का बांग्लादेश से रिलेटेड है, यह यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा मधेशी नेपाल, तीसरा यहाँ पर रोहिंग्या और म्यांमार, ये यहाँ पर मेंशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ये यहाँ पर बताना है आपको। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, क्योंकि मधेसी बिल्कुल नेपाल की कम्युनिटी है, रोहिंग्या म्यांमार की है। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि यहाँ कुर्द कम्युनिटी का लिंक जो है बांग्लादेश से है। तो यहाँ पर जो ये कुर्द कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, ये बेसिकली मेसोपोटामियन प्लेन वाले रीजन की देखने को मिलेगी। टर्की, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, नॉर्दर्न इराक, ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न ईरान, इस वाले रीजन की देखने को मिलती है, ना कि बांग्लादेश की। तो इस वजह से यहाँ पर जो पहला वाला वो है हमारा पेयर, वो गलत है। इस वजह से 2 और 3 वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ देन उसके बाद आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। आज हमारे पास 3-4 एडिटोरियल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एडिटोरियल आता है ये वाला। ये बात करता है डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज को लेकर। देखो, नेशनल लैंग्वेज को लेकर बहुत डिबेट हो रही है, ठीक है, कि हाँ हिंदी नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है लैंग्वेज के बेसिस पर। वो सारी बातें यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से। उसके साथ साथ पहले हम लोग अपने डेली मेंस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो आज का क्वेश्चन है व्हाट आर हीट वेव्स। ठीक है, हीट वेव्स क्या हैं, प्लस आपको डिस्कस करना है कि हाँ हीट वेव्स के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, हीट वेव्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर प्लस ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ये आपको बताना है। क्योंकि हमने रिसेंटली डिस्कशन किया हीट वेव का, इनफैक्ट शायद मैंने कल भी आपको पढ़ाया है या परसों भी पढ़ाया है, लगभग 3-4 दिन से हम कवर कर रहे हैं। तो हीट वेव्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको टाइप कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में टेलीग्राम पर आना है और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप लोग दीपक यादव एजुकेशन टाइप करोगे, आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करना और यहाँ पर जाकर आप लोग अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये कल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, ये नीचे कमेंट लिखा हुआ होगा, इस पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पे ये आपको दूसरे पेपर पर लेकर चला जाएगा। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, मतलब आपने कॉपी पेन से अपने पेपर के ऊपर आंसर लिख लिया, फिर वहाँ पे पिक्चर सेंड कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको डेली बेसिस पर रिव्यू कर रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जाकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलो, अब यहाँ पे आर्टिकल बात करता है डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज। ये मुद्दा उठता कैसे है, पहली बात तो हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर ये बोला गया, देखो जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इसको लेकर डिबेट हो रही है बहुत ज़्यादा। ये डिबेट यहाँ पर उठी किस लिए है, तो बताया भाई जो कंट्रोवर्सी है ये उठी है एक एक्टर के थ्रू। यहाँ पर एक एक्टर ने यहाँ पे ट्वीट किया कि हिंदी यहाँ पर एक नेशनल लैंग्वेज है, इसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा मुद्दा उठता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो एक हिंदी एक्टर ने यहाँ पर हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया करके एक ट्वीट किया, जिसके बेसिस पर एक कंट्रोवर्सी रिसेंटली हुई है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो, मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं, मतलब एक कंट्रोवर्सी, एक डिबेट उठ गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिल्कुल हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, बहुत से लोग बोलते हैं हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको लेकर ये कंट्रोवर्सी चलती रही। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर डिटेल से कि आखिरकार यहाँ पर हिंदी का स्टेटस है क्या हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग बात करें, आर्टिकल 343 जो हमारे संविधान का है वो बात करता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे यूनियन का, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पर हिंदी है इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पर बोला गया आर्टिकल 343 के थ्रू। उसके बाद यहाँ बताया गया कि आज के टाइम पर जो इंटरनेशनल इंडियन न्यूमरल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर ऑफिशियल पर्पस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल पर्पस के लिए। अभी इसको आगे क्लियर करूँगा, ठीक है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है आगे आपको क्लियर करवाऊंगा। बट अभी आर्टिकल 343 के बारे में ध्यान रखना कि आर्टिकल 343 जो हमारा संविधान का है वो यहाँ पर बोलता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की वो यहाँ पर हिंदी होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इनको अंदर भी हमने देखा काफ़ी सारी बार, मतलब एक डिबेट सा देखने को मिला है। इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी हद तक डिविजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जो कि हिंदी नहीं बोलते, उन्होंने यहाँ पर अपोज किया इसको, क्योंकि एक टाइम पर जब हिंदी को यहाँ पर एज अ नेशनल लैंग्वेज को बनाने के बारे में चर्चा की जा रही थी कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाएगा,
तो इसके बेसिस पर बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ। तमिलनाडु के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, उन्होंने यहाँ पर इसको अपोज किया कि हम लोग इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सपोर्टर भी थे। बहुत सारे सपोर्टर थे कि हाँ भाई हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, है ना। और उनका कहना यहाँ पर यह है कि भाई इंग्लिश को एलिमिनेट कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओपोनेंट्स का कहना था भाई इंग्लिश रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी आप थोपोगे तो वो हिंदी डोमिनेशन हो जाएगा पूरे रीजन के अंदर में। जो हिंदी नहीं बोल रहा है वहाँ पे भी आप लोग हिंदी ज़बरदस्ती बुलवा रहे हो, तो यहाँ पे हिंदी को डोमिनेट करवा रहे हो ज़बरदस्ती। से अच्छा इंग्लिश यहाँ पे रहनी चाहिए। ठीक है, ये ओपोजिशन और प्रोपोनेंट का कहना है कि मतलब जो फेवर में और जो ओपोजिशन में है उनकी क्या क्या यहाँ पे राय हैं हिंदी को लेकर। पर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि कुछ डिमांड ये भी उठी थी कि भाई संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ ने यहाँ पर डिमांड उठाई हिंदुस्तानी के फेवर में, कुछ बहुत सारे लोग आए। तो ये जो डिफरेंस है अपने आप में क्रिएट होता हुआ चला आया और ये रेगुलर बेसिस पर क्रिएट होता हुआ आ रहा है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पर ओपिनियन ये भी आता है कि भाई जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स हैं, जो न्यूमरल फॉर्म आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर अरेबिक फॉर्म में हम लोग यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हिंदी न्यूमरल्स की जगह अरेबिक फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कहना था, जो कि हिंदी के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान एक ऑफिशियल लैंग्वेज ही बोलेगा। ठीक है, विल ओनली स्पीक एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये डिसाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। और वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे बोला गया, जो ये इंग्लिश है, इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर किसी को भी चूज़ नहीं किया गया। उस समय संविधान के अंदर यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बनाया गया। और जब हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था, संविधान के एडॉप्ट करने के 15 साल बाद तक जो इंग्लिश है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ऐसा कुछ डिसाइड किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास चॉइस है, आप लोग यहाँ पर क्या इसको इम्प्लीमेंट करते हो। बट 15 साल तक इंग्लिश को यूज़ करना है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया था जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था। क्लियर हुआ। अब हमारा 8वां शेड्यूल क्या बोलता है। देखो, जो भी भाषा है ना, भाषा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन 8वें शेड्यूल के अंदर है। तो 8वें शेड्यूल के अंदर आपको पूरा लिस्ट देखने को मिलेगा लैंग्वेज के आधार पर। सबसे स्टार्टिंग में इस 8वें शेड्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं हुआ करती थी, बट आज के टाइम पर 22 भाषाएं आपको इस 8वें शेड्यूल में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कुछ भाषाओं का रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा हमारे संविधान में। आर्टिकल 344 जो है क्लॉज 1, इसके अंदर आप लोग देख पाओगे कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है हिंदी के बारे में, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपके पास आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऊपर लेकर चलता हूँ। देखो, भाषा के लिए यानी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ। और ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था। वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, होता क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को पास किया जाता है जब ये 15 साल पूरे हो जाते हैं। मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, उस संविधान को अडॉप्ट करने के बाद में बोला गया कि आने वाले 15 साल तक आप लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करोगे, कंटिन्यूअस इंग्लिश का यूज़ किया जाएगा। अब क्या हुआ कि इंग्लिश का जो यूज़ किया जा रहा था वो 15 साल एक्सपायर होने वाले थे। वो 15 साल के अंदर वो जो पीरियड है पूरा एक्सपायर होने वाला था। अब हमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज चूज़ करनी थी, तो उसी के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को पास किया गया था। ठीक है, जिसने यहाँ पर अलाउ किया इंग्लिश को एक ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कि भाई हाँ, जो इंग्लिश है उसको हम लोग ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। तो उस समय पर ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि हाँ, इंग्लिश को चूज़ किया गया कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर एक एश्योरेंस दिया 1959 के अंदर। इन्होंने बोला कि इंग्लिश एक रिमेन ऑफिशियल ही के यूज़ के लिए रहने वाली है। तो जो हमारा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आ रहा है, इसके अंदर क्या करना चाहिए, हिंदी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर डेडलाइन आ रही थी 1965 में। क्या होना था, 1965 में यहाँ पर जो 15 साल थे वो पूरे हो जाने थे। ठीक है, 15 साल पूरे हो जाने थे और इंग्लिश को हटाना था। मतलब इंग्लिश को हटाना नहीं था, मतलब 15 साल इंग्लिश को पूरे हो जाने थे कि आप 15 साल तक आपने यूज़ किया ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। तो उस समय पर क्या हुआ, जब इसकी डेडलाइन पास में आ रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहाँ पर फोकस किया सरकार के ऊपर कि हम लोगों को हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना देनी चाहिए सारे पर्पसेस के लिए। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन सब के लिए हिंदी ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ये यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसके ऊपर जोर डाला। अब इसी के चक्कर में तमिलनाडु के अंदर, जो कि उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो
उसमें प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि भाई यहाँ पर हिंदी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इनफैक्ट जो एग्जामिनेशन में रिक्रूटमेंट होगा सरकारी एग्जामिनेशन में, वो भी हिंदी के बेसिस पर होगा, हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। ठीक है, आगे बहुत परेशानी होगी। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर बहुत बवाल हुआ। इनफैक्ट तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, बहुत बवाल हुआ, बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लीडर्स को, मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि जो डीएमके पार्टी थी, डीएमके लीडर्स से इनको अरेस्ट करा गया था। उसके बाद लगभग 60 लोगों को मतलब 60 लोगों की जान चली गई थी इस पुलिस फायरिंग के अंदर में, और भी बहुत सारे 72 इंसिडेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुके थे इस ऑफिशियल पूरे प्रोटेस्ट के अंदर में, जो कि भाषा को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पर जब हमने लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया तो इसमें यहाँ पर जो तमिलनाडु है इसको बेसिकली एक्सेप्शन में रख दिया गया था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। जब यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज रूल को लाया गया था 1976 में, तो इसने क्लियर किए सारे रूल्स को और पूरे इंडिया के ऊपर सारे रूल लागू कर दिए, जिसमें से तमिलनाडु को एक एक्सेप्शन केस के अंदर रखा गया। उसके बाद यहाँ पर एक 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया 1960 से। जो हमारी केंद्र सरकार है वो यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर काम कर रही है। मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो, मान लो कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, कोई ऐसा राज्य जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, तो हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जाएगी। ठीक है, मतलब आप हिंदी भी यूज़ कर सकते हो, अंग्रेजी भी यूज़ कर सकते हो और कोई एक रीजनल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसे स्टेट जो दूसरे स्टेट है वहाँ पर हिंदी और दूसरा इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज आप लोग चूज़ कर सकते हो, ये यहाँ पे रखा गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ स्टेट्स के अंदर जो है लैंग्वेज दी गई कि भाई आप मतलब अपनी कोई भी लैंग्वेज हो, प्लस यहाँ पर हिंदी आप ले सकते हो, इंग्लिश के अलावा मतलब उनको अपनी खुद की भाषा और हिंदी दी गई, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। तो बहुत सारे स्टेट के अंदर ये आप कह सकते हो मेंशन किया गया कि भाई जो तीसरी लैंग्वेज है वो यहाँ पर हिंदी भी रखी जा सकती है। ठीक है, अब मतलब कि ऐसा तमिलनाडु निकल कर आया, तमिलनाडु यहाँ पर निकल कर आया जिसने यहाँ पर इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपोज किया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हिंदी के बारे में बातचीत की गई है। तीनों लैंग्वेज फार्मूला के अंदर हिंदी को रखा गया है कि भाई आप हिंदी का भी यूज़ कर सकते हो, हिंदी को प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया। तमिलनाडु ने यहाँ पर क्या किया, इसको अपोज किया, और तमिलनाडु ने बोला कि हम लोग जो भी स्कूलिंग के अंदर या जो भी यहाँ पे यूज़ होगी भाषा, जो भी टीचिंग पर्सपेक्टिव से यूज़ होगी, वो तमिल और इंग्लिश का यूज़ होगा। ये यहाँ पर तमिलनाडु ने बोला और आर्ग्यू किया कि देखो, जिसको भी हिंदी सीखनी है वो अपने आप सीख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो तमिलनाडु के अंदर चलेगा वो तमिल और इंग्लिश यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये था 3 लैंग्वेज फार्मूला। क्लियर हुआ? तो ये हिंदी को लेकर क्या क्या इतिहास में प्रोटेस्ट वगैरह हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्लस क्या क्या सिनेरियो देखने को मिला है वो सारी चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर की हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है वो रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर बात करता है, तो अगेन इसको आप स्किप कर सकते हो, ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर यहाँ पर इस एडिटोरियल में क्वासी फेडरलिज्म के बारे में डिस्कशन किया गया है। इस आर्टिकल में फेडरलिज्म के बारे में बताया, क्वासी फेडरलिज्म के बारे में बताया, आखिरकार ये क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैं आपको डायरेक्टली इस आर्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल कर आपको बता रहा हूँ और डायरेक्टली आपको बहुत सिंपल शब्दों में इस फेडरलिज्म के बारे में समझा दूंगा। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। जो फेडरल सिस्टम है या फेडरलिज्म है क्या है, तो सिंपल भाषा में बोलो तो एक संघवाद का ढांचा है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है ये साथ में मिलकर काम करते हैं। फेडरलिज्म बेसिकली एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर पावर्स को डिवाइड कर रखा है सेंटर और स्टेट के बीच में, आपको पता है, और दोनों को साथ मिलकर काम करना होता है। इसी को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। जहाँ पर आप देख पाते हो कि बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, जो स्टेट्स है वो यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है फेडरलिज्म का वोलेशन कर रही है। ठीक है, फेडरलिज्म का वोलेशन क्या मतलब कि जो पावर्स हैं वो केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है सारी। आखिरकार पावर को डिवाइड किया गया है तो उसके पावर के बेसिस पर चलो ना, साथ में मिलकर काम करो ना। एक के पास यहाँ पर सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पर बेसिकली पर्पज़ है इस फेडरलिज्म का। क्लियर हुआ? बाकी आपको जो ये फेडरेशन है ये भी 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, मतलब कि सबको होल्ड करके रखना, जैसे इंडिया के अंदर भैया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में क्या है, हमने सारे स्टेट्स को होल्ड करके रख रखा है। कोई भी स्टेट इंडिया से नहीं निकल सकता बाहर। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, कुछ इस प्रकार की कंट्रीज है जहाँ पर आपको ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बहुत पावर, थोड़ी एक्स्ट्रा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या सेंट्रल अथॉरिटी के पास में चली जाती है ना, थोड़ी ज़्यादा पावर टिल्ट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ध्यान रखना। तो ऐसा इंडिया, स्पेन, बेल्जियम में देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो पहला प्रकार कौन सा है फेडरलिज्म का, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो इंडिया के अंदर है। दूसरा आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो कि यहाँ पर यूएसए के अंदर है, क्योंकि यूएसए का नाम ही क्या बोलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अलग अलग स्टेट्स से मिलकर यहाँ पे पूरा अमेरिका बना है। तो अलग अलग स्टेट्स साथ में आए हैं, साथ में आके इस फेडरेशन को बनाया है, दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो साथ में आके एक बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं, जैसा यूएसए हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ। ठीक है, तो ये दो प्रकार के फेडरेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करें भारत के फेडरल सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करें भारत के फेडरल सिस्टम में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फीचर डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी देखने को मिल जाती है। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी का मतलब यह है कि आपको दो सरकारें देखने को मिलेंगी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपको दो प्रकार से गवर्नमेंट देखने को मिल जाती हैं चीज़ों को चलाते हुए। उसके बाद यहाँ पर डुअल पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं अलग अलग लेवल पर, है ना। उसके बाद जुडिशरी के अंदर इंडिपेंडेंस देखने को मिल जाएगा। बाई कैमरलिज्म का मतलब यह है लोकसभा राज्यसभा आप लोगों को देखने को मिल जाता है देश के अंदर में। तो इस प्रकार से पावर्स को ये डिवाइड किया गया है। अब इंडिया के अंदर फेडरलिज्म बेसिकली क्या है और कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं। इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, लेकिन अगर टू बी प्रिसाइज बात करें तो इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है, जो कि यहाँ पर इस आर्टिकल की हेडिंग है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर दोनों यानी स्टेट गवर्नमेंट और एक तरीके से हमारी यूनियन गवर्नमेंट दोनों के पास सेम पावर से साथ में काम कर रहे हैं, इक्वल पावर आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन क्वासी फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, जो कि इंडिया के अंदर है, वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा पावर टिल्ट हो जाती है हमारे यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ, यानी केंद्र सरकार की तरफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आज को ही पता है, आप लोगों को ही पता है कि आज के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसी वजह से इंडिया को क्वासी फेडरल बोलते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म की बजाय इंडिया को क्वासी फेडरल सिस्टम के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पावर हमारी केंद्र सरकार के पास में देखने को मिलती है। इनफैक्ट हमारा जो आर्टिकल 1 है संविधान का, वो ये बोलता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, ये बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो वर्ड ये फेडरेशन है या फेडरलिज्म है, ये हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है फेडरलिज्म कहाँ पर संविधान के अंदर मेंशन है, तो आपको लगाना यह है कि भाई वो हमारे संविधान के अंदर इस वर्ड के बारे में मेंशन किया ही नहीं गया है। क्लियर हुआ। बाकी जो ये फेडरलिज्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो भी बातें आई थी फेडरलिज्म की, ये सारी इंट्रोड्यूस करी गई थी मॉडर्न इंडिया के अंदर में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से यहाँ पर ये सारी चीज़ें ली गई हैं, जिसके बेसिस पर पावर्स को सेपरेट कर दिया गया था सेंटर और स्टेट्स के बीच में। क्लियर हुआ। बाकी फेडरल फीचर्स हमारे क्या देखने को मिलते हैं। देखो आज के टाइम पर गवर्नमेंट दो लेवल पर है, सेंटर और स्टेट, आपको पता है, और दोनों के पास पावर्स भी बैठी हुई हैं। इनफैक्ट पावर्स को हमने बांटा है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे 3 लिस्ट के अंदर तैयार की गई हैं। वो 3 लिस्ट आपको 7वें शेड्यूल के अंदर देखने को मिलती हैं। वो 3 लिस्ट में एक आता है यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट, देन कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार उस चीज़ को लेकर पावर में आती है और प्लस वहाँ पर रूल बनाती है। और स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर हमारी स्टेट गवर्नमेंट मतलब रूल बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर, यानी हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एजुकेशन और पुलिस ये दोनों कौन कौन सी लिस्ट में आते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ओके, आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। और उसके बाद हमारे पास अगला एडिटोरियल क्या है, उससे पहले यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, ये वाली। ठीक है, ये डेली क्विज़ आता है, लेकिन आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्विज़ है। यहाँ पे मेंशन किया गया है 3 मई के बारे में। तो आज क्या है, आज 3 मई है और आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को लेकर मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एक एनुअल सेलिब्रेशन होता है, हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको 3 मई को, और आज भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो मेन सेलिब्रेशन है इसका, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं। इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का इतिहास देखें तो इस दिन की स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू 1993 में। यूनेस्को का जब रिकमेंडेशन आया कि हाँ भाई इस प्रकार का दिन होना चाहिए, तब जाकर इसको हम लोगों ने यहाँ पर मनाना चालू किया। और यहाँ पे ये जो दिन है ये फोकस करता है कि भाई कंट्री के अंदर फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस होना चाहिए, जो कि आपका जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो बेसिकली आपका प्रेस देखने को मिलता है कंट्री के अंदर, उसके पास कितनी फ्रीडम है वो सारी बातें यहाँ पे बताता है।
अब बात करूं मैं इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना देखने को मिलता है, कितना ज़्यादा जर्नलिज्म फ्री है वो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे भारत की रैंक बहुत पीछे देखने को मिलेगी, जहाँ पे बोला गया जर्नलिज्म को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, जर्नलिज्म को या फिर जर्नलिस्ट को प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिल पाती है। फ्रीडम कैसी है? देखो, फ्रीडम यह है कि हमारे पास बोलने का हक है पूरी तरह से, है ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर यहाँ पर इन सबको प्रोटेक्शन मिलता है और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 यहाँ पर मेंशन करता है कि भाई आप लोग बातचीत कर सकते हो, प्लस आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है कि हम लोग खुलकर अपने बात को रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जर्नलिस्ट के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाते हैं, रोक लगा दी जाती है। ऐसा हमें बताया गया बहुत सारे देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर मीडिया को पूरी तरह से चुप बैठा दिया जाता है ना। तो ये यहाँ पर फोकस किया गया और इसी चक्कर में जो रैंक वगैरह तैयार की गई है पिछले कुछ सालों की, उसके अंदर भी भारत की रैंक काफ़ी पीछे रखी गई है। वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे बोला गया भाई आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो आप कहोगे कि फिर तो मीडिया कुछ भी बोल सकता है, जर्नलिस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल 19 है जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है, उसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है जो हमारे संविधान का, वो बोलता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी के पास में बोलने और अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको इन वाले मैटर्स के ऊपर नहीं बोलना है, यानी कि हमारे कंट्री के सॉवरिटी के अगेंस्ट में नहीं बोलना है, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोलना है, हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में नहीं बोलना है, या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि हमारे देश के जो दूसरे देश के साथ में दोस्ती है, रिलेशन है, वो ख़राब हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो भी बोलना है उसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। क्लियर हुआ। बाकी रैंकिंग्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2021 का ये इंडेक्स था, यहाँ पे भारत की रैंक 180 कंट्री में से 142 दी गई थी। ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, इसको पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स के थ्रू, या फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इन्होंने रैंक इतनी पीछे रखी और बताया कि भारत के अंदर लोगों के पास खुलकर बोलने का हक नहीं, खासकर जो ये जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर ये अपने आप को पूरा प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से भारत की रैंक इतनी कम दी गई है। और ना केवल इतना ही, इस इंडेक्स के बाद और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। ह्यूमन राइट रिपोर्ट हो गया, ऑटोक्रेटिजेशन हो गया, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश होती हैं। उन सभी के अंदर यहाँ पर भारत को बहुत पीछे रखा जाता है, ऐसा आप लोग देख पाओगे। क्लियर हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर मिल चुकी है। बाकी अगर आप लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल प्रोवाइड करवा दी है, वो आपको मैं PDF में दे दूंगा कि भारत की रैंक 180 में से 142 थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लस वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ एडिटोरियल्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल के अंदर मैंने मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काफ़ी सारी हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिला है रिसेंटली कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आग लगती हुई नज़र आ रही है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आग लग रही है उसके पीछे का क्या कारण है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। देखो मेंशन ये भी किया गया कि हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट 2030 के लिए हमने कैंपेन भी चला रखा है जहाँ पे हमारा फोकस है 2030 तक 30% जो भी व्हीकल्स होंगे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, ठीक है, बिजली से चलने वाले व्हीकल्स होंगे, जिससे पोल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं। अब ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है जहाँ पर बैटरी का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आग लगती हुई नज़र आई है और इसकी वजह से 2 लोगों की अभी तक जान भी जा चुकी है। और ऐसे इंसिडेंसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इन इंसिडेंसेस को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर एक स्टेप उठाया है। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी से बोला गया कि भाई अपने व्हीकल्स को वापस से फटाफट बुला लो, मतलब रिकॉल कर लो और उसमें जो भी दिक्कतें हैं वो वापस से यहाँ पर जल्दी से देखा जाए। अदरवाइज़ यहाँ पर और इंसिडेंसेस क्रिएट होते रहेंगे नहीं तो ये काम किया गया जिसके बेसिस पर जो बहुत सारी कंपनीज़ है उन्होंने वापस से रिकॉल कर लिया है, वापस से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने कंपनी के अंदर बुला लिया है। अब उन व्हीकल्स के ऊपर थोड़ा सा चेक किया जाएगा ताकि और कोई इंसिडेंसेस ना देखने को मिले। अभी मैं आपको इस इंसिडेंसेस के बारे में थोड़ा सा और रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। ये आप लोग देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इनफैक्ट नासिक के अंदर 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो थे उसके अंदर आग लग गई है।
इनफैक्ट ये आप देख पाओगे ई स्कूटर के बारे में बात करें तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर पिछले एक महीने में कहाँ पर कितनी कितनी जगह पर आग लगी है। 9 अप्रैल को यहाँ पर आप देख पाओगे नासिक के अंदर 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आग लगी है। 26 मार्च को यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आग लगी है। 28 मार्च को तमिलनाडु में, 25 मार्च को तमिलनाडु में, 30 मार्च को चेन्नई के अंदर, 23 अप्रैल को यहाँ पर, फिर उसके बाद 20 अप्रैल को आप देख पाओगे। तो मतलब हमारे पूरे कंट्री भर में बहुत सारे केसेस निकल कर जा रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आग लग रही है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने स्कूटर को वापस मंगाया है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ बहुत सारी कंपनी ने वापस मंगा लिया है, जिसमें से ओला आपको देखने को मिलेगा। ओला ने लगभग यहाँ पर 1441 ई स्कूटर को वापस से मंगा लिया है। हैदराबाद की जो ईवी कंपनी है, प्योर ईवी करके नाम है, इसने यहाँ पर 2000 स्कूटर को वापस मंगाया है। उसके बाद ओकिनावा नाम का एक यहाँ पे कंपनी देखने को मिल जाएगी। ओकिनावा वाले स्कूटर में बहुत ज़्यादा आग लगती हुई नज़र आ रही है। इन्होंने भी यहाँ पर 3000 से ज़्यादा स्कूटर्स को वापस मंगाया है। उसके बाद यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन होगा कि कारण क्या है, क्यों लग रही है आग? क्योंकि हमने अभी रिसेंटली डिस्कशन किया था कि लगातार हीट वेव्स बढ़ रहा है, गर्मी इंक्रीज़ हो रही है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये बर्स्ट देखने को मिल रहा है। यानी बैटरी के अंदर ओवर हीटिंग हो रही है, ठीक है, और ओवर हीटिंग ज़्यादा चार्ज करने से भी हो जाती है। तो पहला रीज़न यहाँ पे बताया गया ओवर हीटिंग, हाई टेम्परेचर की वजह से ओवर हीटिंग हुई, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन देखने को मिला है। या फिर कभी कभी ओवर चार्जिंग कर दी जाती है, भाई लगा दिया रात भर दिन भर चार्ज हो रहा है, मोबाइल को भी ऐसे करते हैं, रात भर लगा देते हैं, चार्ज होता रहता है। तो ये ओवर चार्ज करने की वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, बैटरी बर्स्ट हो जाती है। या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, खूब यहाँ पर व्हीकल चला, उसने खूब यहाँ पर अपना पूरा डिस्टेंस कवर किया, बैटरी डाउन हो गई, मतलब बैटरी पहले से ही खोल रही है, फिर उसके बाद बैटरी डाउन हो गई, ले जाके चार्जिंग में लगा दिया, अब वो और ज़्यादा बॉयल होने लगी, वो और ज़्यादा खोलने लगी। तो इसके बेसिस पर वापस से आपने बैटरी को लगा दिया, मतलब बैटरी को चार्जिंग में जब लगा देते हो तो उसकी वजह से यहाँ पर व्हीकल बर्स्ट होने लगता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ये आपको दूसरा कारण देखने को मिलेगा। तो ओवर चार्ज की वजह से भी देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर बताया गया। या फिर जो व्हीकल से आपस में टकरा जाते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये विस्फोट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से लगातार बैटरी के अंदर ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आग लगती हुई नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर काम करना होगा, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर क्या है कारण जिसकी वजह से आज के टाइम पर इस प्रकार से आग लगती हुई नज़र आ रही है, ये मेंशन किया गया। तो एक हमारे एडिटोरियल्स भी समाप्त हुए। उसके बाद यहाँ पर एक आध आर्टिकल और है, उसको कवर कर लेते हैं, जो कि वर्ल्ड पेज पर है ना। वर्ल्ड पेज पर 2 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला आर्टिकल कुछ खास है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कुछ खास ऐसा नहीं है। चाइना की इकॉनमी आज के टाइम पर काफ़ी डाउन देखने को मिल जाएगी कोविड-19 की वजह से, तो चाइना की इकॉनमी के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन ये आप देख पाओगे इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल ने अभी यहाँ पर रशिया की फटकार लगाई, खासकर रशिया की साइड से। जो रशिया के मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, ये सर्जी लैवरोव, जिनका आप लोग पिक्चर देख पा रहे हो, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है, और वो जो स्टेटमेंट है वो जूइश के अगेंस्ट में पहुंचा है। और इजराइल के अंदर ज्यूज़ रहते हैं, आपको पता है। तो क्या हुआ, इस चीज़ को देखते हुए इजराइल ने यहाँ पर रशिया की इस स्टेटमेंट को यहाँ पे नकार दिया कि भाई यहाँ पर, और रशिया के जो इजराइल के जो आज के टाइम प्रेसिडेंट है नफ्ताली बेनेट, इन्होंने निंदा भी करी है इसकी, भाई इसकी आलोचना भी करी है कि क्या बोल रहा है रशिया यार, ठीक है, ये क्या स्टेटमेंट दे दिया रशिया ने। तो रशिया की साइड से स्टेटमेंट क्या है इसको समझते हैं। रशिया की साइड से यहाँ पर स्टेटमेंट ये आया है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्टली स्टेटमेंट के ऊपर लेकर चलता हूँ। रशिया यहाँ पर चाहता यह है कि यूक्रेन से नाजिज़म को ख़त्म किया जाए, ठीक है, जो ये नाजिज़म है इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, जो कि एडोल्फ हिटलर चलाता था, ठीक है, जो नाजिज़म है एडोल्फ हिटलर की यहाँ पर नीति रहा करती थी, यहाँ पर ख़त्म किया जाए, ये यहाँ पर इन्होंने बोला। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये बोला कि मतलब कि एक तरीके से जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हमें क्या करना है, हमें यूक्रेन को डीनाज़ीफाई करना है, ठीक है। फिर साथ साथ यहाँ पर सर्जी लैवरोव ने ये भी बोला, जो यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर अभी भी बहुत सारे नाजी एलिमेंट बचे हुए हैं, उनको हमें ख़त्म करना है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो कंट्री का प्रेसिडेंट है, मतलब कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, वो खुद यहाँ पर जू हैं, ठीक है। अब तो यहाँ बताया गया जो कंट्री के प्रेसिडेंट है वो जूइश प्रेसिडेंट है, उसको भी ख़त्म करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया क्या जूइश और नाजिज़म का कुछ रिलेशन है, इनसे पूछा गया। तो इनका कहना यह है कि इनके ओपिनियन में जो हिटलर है, हिटलर भी यहाँ पर जूइश ओरिजिन का था। तो बस यही विवाद बन गया
क्योंकि आपको पता होगा हिटलर ने ज्यूस को बहुत बड़ी कगार में पे मारा था, एक पूरा का पूरा होलोकॉस्ट क्रिएट किया था। तो नफ्ताली बेनेट का यहाँ पर एक तरीके से स्टेटमेंट आया, उन्होंने निंदा करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यहाँ पर सर्जी लैवरोव के कमेंट की निंदा करी है कि यहाँ पर ज्यूस ने अपने आप को खुद मार लिया क्या। इस प्रकार की यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आती हैं। ओके, तो मतलब आपस में ही कुछ बातचीत को लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया इस आर्टिकल के अंदर में। उसके बाद रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की जा रही है। न्यूजीलैंड को यहाँ पर अंदर अभी हमने देखा टूरिज़्म को ओपन कर दिया गया 2 साल के बाद में। कोविड-19 के चक्कर में न्यूजीलैंड पूरा बंद था। फिर उसके बाद बिजनेस सेक्शन पर आएंगे तो कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स और आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे अलग से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर करने लायक नहीं है, इस वजह से ज़्यादा फोकस दिया नहीं गया। यहाँ पे एक आर्टिकल है जहाँ पे मेंशन किया गया जो टाटा स्टील है। टाटा स्टील बेसिकली यहाँ पर मतलब जो टाटा स्टील कंपनी है, अब उसमें कोयले की आवश्यकता है, लेकिन ये रशियन कोयल को इंपोर्ट करने से रोकेंगे। मतलब कि अब ये रशियन कोल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, रशियन कोल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, किसी दूसरे रिलायबल सप्लाई के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वहीं से ये सप्लाई लेंगे, ऐसा यहाँ पे टाटा स्टील का कहना है। हालांकि भारत सरकार अभी भी रशिया से काफ़ी सारा कोल इंपोर्ट करे, आपको पता होगा हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारा क्रूड ऑयल वगैरह भी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं। बाकी मेंशन किया गया जो कोल है, कोल की इंडिया के अंदर जो सप्लाई है वो काफ़ी बड़ी है अप्रैल के महीने में। तो क्योंकि हमने देखा कि कोल को लेकर काफ़ी सारे क्राइसिस देखने को मिले हैं, उसके बेसिस पर कोल की जो सप्लाई है वो यहाँ पर इंक्रीज़ की गई है और अप्रैल के महीने में पावर सेक्टर पर काफ़ी सारा कोयला पहुँचाया गया, 16% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कोयले को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर हमारे सिलेबस में टॉपिक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। कोयले की बात करें तो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आयरन, स्टील, स्टीम इंजन या फिर बिजली को बनाने के लिए भी यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। जो बिजली कोयले से बनती है उसको हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो दुनिया भर में कोयले के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं, तो यहाँ पे चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया भी देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये कुछ आपको रीजन देखने को मिल जाएंगे। झारखंड के अंदर बोकारो आपको जो देखने को मिलेगा, ये कुछ एरिया हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। कोयले को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 4 रैंक्स के अंदर में। वो 4 रैंक कौन कौन सी हैं, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये आपको 4 रैंक्स देखने को मिलती हैं। अब आप कहोगे चारों रैंक में से बेहतर कौन सी है, तो जिसमें यहाँ पर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा वो बेहतर है। मतलब कि कोयला वही ज़्यादा अच्छा है जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। अब कार्बन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी हम लोग को देगा। क्लियर हुआ, तो ये कोयले को लेकर इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये कुछ आर्टिकल थे, आई होप आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो बाकी हमने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर कर लिया है, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के साथ में सारे आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं ना। उसके बाद लास्ट में हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अटल इनोवेशन मिशन को सेटअप किया गया है किसके अंडर में, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग के अंडर में। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।